Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for Class 12 Indian Economic Development Previous Year Question Paper Series. और इस सीरीज में हम इंडियन Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for Class 12 Indian Economic Development Previous Year Question Paper Series. So, now why this series is important? क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, कभी एमसीक्यू, कभी केस बेस्ड, कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, पर हर बार यही क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को डिटेल से कवर कर लेते हैं तो इजिली यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 80। बट द प्रॉब्लम इज कि 5 साल के पेपर्स हमारे पास है ही नहीं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लास्ट 3 to 4 ईयर से पूछा जा रहा है। 2022 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बिल्कुल बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, मिनिमम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर सेक्शन 40 मार्क्स का यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है तो वो है 2023 से। तो 23, 24, 25 हमारे पास सिर्फ 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसको आप डिटेल से पढ़ सकते हो। तो इवन अगर आपने इनको भी अगर ठीक से कवर किया है तो इजिली यू कैन स्कोर 60 आउट ऑफ 80। तो कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो अब तक पूछे नहीं गए हैं, पर इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अब पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम एट द लास्ट कवर करेंगे जो कि पॉसिबल है कि इस बार पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम कवर करेंगे सिर्फ वही क्वेश्चंस जो पिछले 3 साल में डिफरेंट सेट्स के अंदर सीबीएसई पूछ चुका है। आपको पता होगा कि हर साल सीबीएसई पेपर के 7 सेट बनते हैं अलग अलग रीजन्स के लिए। तो हम हर एक सेट में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सबको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज रहेगा ये। तो ये चैप्टर 1 के सारे पीवाईक्यूज हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है चैप्टर 1 के जो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जिसमें आता है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्री ब्रिटिश एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एंड इम्पैक्ट्स ऑफ रेलवेज इन इंडिया, जिसमें रेलवेज के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जो 2 नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ 2 मार्क के क्वेश्चंस के हिसाब से आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश, ये भी 2 मार्क का भी 2 या 2 से 3 मार्क का प्रिपेयर करते हैं तो भी ये सफिशिएंट होगा, लेकिन इसके अलावा इसमें से आने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और काफी रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। रिपीटेडली इन द सेंस कि 3 सालों में लगातार 2 या 3 साल में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज रिगार्डिंग द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर एंड हिज फैमिली। तो अगर फार्मर खेती कर रहा है ताकि उससे जो प्रोडक्शन निकले उसे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर सके, अपनी खुद की फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके, तो उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जहां पे उसके पास इतना ही प्रोडक्शन होता है कि वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाए, उसके पास कोई एक्स्ट्रा कोई सरप्लस नहीं बचता जिसे मार्केट में बेचकर वो कुछ पैसा अर्न कर पाए, उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये स्मॉल स्केल में, छोटी स्केल में ये फार्मिंग की जाती है। तो यहाँ पे कोई सरप्लस बचता ही नहीं है ताकि जिसे आप मार्केट में बेच सको। जबकि कमर्शियल फार्मिंग में इससे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर आप फार्मिंग करते हो स्पेशली टू सेल क्रॉप्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे आप लार्ज स्केल में फार्मिंग करते हो ताकि जितना भी प्रोडक्शन हो उसमें से कुछ प्रोडक्शन आप अपने घर के लिए रख पाओ और बाकी जो है वो आप उसे बेचकर मार्केट में कुछ पैसा अर्न कर पाओ। तो अगर आप ग्रो टू ईट कर रहे हो, सामान उगा रहे हो, खेती कर रहे हो ताकि उसे खुद ही खा सको या फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सको, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन अगर आप सामान उगा रहे हो, खेती कर रहे हो टू सेल, ताकि आप जो भी प्रोडक्शन है वो मार्केट में बेच सको, तो दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। ओके, नाउ इसके कमर्शियल फार्मिंग करना तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे फार्मर्स को कुछ पैसों, कुछ इनकम जनरेट होती है, मार्केट में सामान को बेचकर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी है। जब से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ है, दैट मीन्स उन्होंने फूड ग्रेन्स पर ध्यान देना कम किया है और स्पेशली वो कैश क्रॉप्स उगाना शुरू कर किए हैं, स्पेशली इंडिगो। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स किया था कि अब आप फूड ग्रेन्स मत उगाओ, आप क्या उगाओ? कैश क्रॉप्स उगाओ, और उसमें भी स्पेशली आप इंडिगो उगाओ। तो जब से उन्होंने ये खेती करना स्टार्ट की थी, हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। एक तो इंडिगो की वजह से हमारी लैंड की फर्टिलिटी काफी रिड्यूस हो गई थी। दूसरा, अगर आप वो खुद फूड ग्रेन्स उगा नहीं रहे हैं, वो इंडिगो उगा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फूड ग्रेन्स मार्केट से खरीदने पड़ेंगे मार्केट प्राइस पर।
इससे पहले क्या होता था, अगर वो फूड ग्रेन्स उगाते थे तो उनके लिए कम से कम अनाज घर के लिए तो खुद ही मिल जाता था ना, तो मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब फार्मर्स को वो सारे फूड ग्रेन्स मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो थी फेमाइट्स। जब फार्मर्स ने फूड ग्रेन्स उगाना छोड़ दिया तो फूड ग्रेन्स की खेती हमारी कंट्री में बहुत कम हो गई, तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। जब खाना ही नहीं रहेगा तो आप खरीदोगे कैसे, खाओगे कैसे? तो जिसकी वजह से भुखमरी बढ़ने लगी। तो फेमाइट का मतलब होता है भुखमरी। तो जब क्रॉप्स नहीं उगते हैं, जब खाना अवेलेबल नहीं होता है, तो आपके पास जीने के लिए तो कुछ फूड ग्रेन्स तो चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो लोग भूखे मरने लगेंगे, जिसे कहते हैं फेमाइट्स। 1760 से लेकर 1943 तक काफी सारे फेमाइट्स देखे गए थे, सिर्फ इसकी वजह से कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो गया था। और एक तो ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल आया था, जिसमें एक साथ मिलियन ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी सिर्फ भूख की वजह से। ये कब हुआ था? 1769 से 1770 के बीच में। तो इस एक साल के अंदर काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी खाना ना मिलने की वजह से। और इसका मेन रीजन क्या था? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। जो ब्रिटिशर्स ने फोर्स करके फोर्सफुली फार्मर से कैश क्रॉप्स इंडिको उगवाया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ये 1943 के बाद कभी आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है विद गॉड ग्रेस। आजादी के बाद से अब तक एक बार भी किसी एक एरिया में भी फेमाइन देखने के लिए नहीं मिला है। बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चाहे आंसर ऐसा पूछा जाए या फिर क्वेश्चन हो कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए क्या बोला था, या फिर क्वेश्चन हो कि इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन विथ इट्स रिसोर्सेज एंड वेल्थ बीइंग डाइवर्टेड टू द ब्रिटेन, कैसे ब्रिटेन ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया ताकि वो खुद का वेलफेयर कर सके। तो आंसर चाहे एक्सप्लोटेशन के बारे में हो कि कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया अपने खुद के वेलफेयर के लिए, या दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या कहा, या फिर फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, ये तीनों का आंसर सेम रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। रोमन्स पहले कहा करते थे इंडिया क्या है? सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। नाउ सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक आपने देखा है जहां आप हैंड वॉश करते हैं तो वहां पे पानी कहीं पर भी गिरे वो अल्टीमेटली एक ही जगह पर आ ही जाता है। वैसे ही वो कहते थे कि इंडिया क्या है? सिंक है वर्ल्ड के बुलियन का। बुलियन मतलब गोल्ड होता है। तो पूरे दुनिया भर में जितना भी गोल्ड है वो अल्टीमेटली कहाँ आ जाता है? इंडिया में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया उस टाइम पे अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस थे। हमारे बनाए हुए सामान दूसरे कंट्रीज के राजा महाराजा लोग यूज किया करते थे, तो हम बहुत सारे चीजों को एक्सपोर्ट करते थे। तो हर जगह से जो पेमेंट मिलती थी वो गोल्ड में मिलती थी। तो पूरी दुनिया का गोल्ड हमारे इंडिया में आता था, जिसकी वजह से इंडिया को कहा जाता है सोने की चिड़िया। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई? फिर हमारे यहाँ पे आ गए ब्रिटिशर्स और उन्होंने हमारी इकोनॉमी को इतना एक्सप्लॉइट किया अपने खुद के वेलफेयर के लिए कि अब हमारे जो हालात इतने अच्छे हुआ करते थे वो बहुत बुरे हो चुके थे। क्यों हुआ था ऐसा? मेनली तीन रीजन। इंडिया बन चुका था नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब हमारी कंट्री से सारे रॉ मटेरियल्स हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और उन दूसरी कंट्री से फिनिश गुड को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। दूसरी कंट्रीज में मेनली एक ही कंट्री है, वो है ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या किया था? हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे ब्रिटेन, वहां की इंडस्ट्रीज में उससे बनाए जाते थे फिनिश गुड और वही फिनिश गुड को दोबारा हमारी कंट्री में बेच दिया जाता था। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ के अगर सारे रॉ मटेरियल्स वहां चले जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स कम हो जाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो मजबूरी में हमें वही सामान खरीदना पड़ेगा जो कि ब्रिटेन ने वहां पर बनाया है, चाहे वो उसकी कितनी ही कीमत मांग ले, है ना। अगर आपको ये उतना रियलिस्टिक समझ में नहीं आ रहा है तो एज्यूम करिए कुछ ऐसा कि जोमेटो वाले आपके घर का सारा राशन चोरी करके ले जाए कि सारा खाना तो हम ही बनाएंगे, और उसके बाद जब आपके पास राशन बचे ही ना, आप घर पे कुछ खाना बना ही नहीं सको, अब जोमेटो वाले बोले कि हम जितने में सामान बेच रहे हैं, जितने में हम बिरयानी पिज्जा बर्गर बेच रहे हैं उतने में आपको खरीदना पड़ेगा ही। ठीक है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उतना पैसा पे करना ही पड़ेगा। जब आपके सारे रॉ मटेरियल्स वहां चले गए हैं तो खुद का प्रोडक्शन करने के लिए कोई सामान बचा ही नहीं है, तो वहां से आपको हैवी प्राइसेस पे करके भी सामान मंगवाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पैसे जो वर्ल्ड का बुलियन था वो ब्रिटेन की तरफ मूव करता जा रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, हमारी जो जायदाद थी यहाँ से निकल के कहाँ जा रही थी? ये ब्रिटेन में जाती जा रही थी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। नाउ मोनोपोली कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का ट्रेड बाकी सारी कंट्रीज के साथ हुआ करता था, जैसे कि चाइना, जैसे कि यूएसए,
जैसे कि ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, ऐसी काफी सारी कंट्रीज थी जिससे हमारा ट्रेड हुआ करता था। लेकिन जब से ब्रिटेन हमारे यहाँ पे आया था, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, तब से लेकर हमारा जो ट्रेड है उसकी मोनोपोली बन चुकी थी फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। दैट मीन्स 50% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही होने लगा था। तो इंडिया जो भी सामान एक्सपोर्ट करता था उसमें से 50% से ज्यादा सामान ब्रिटेन में ही जाता था, और जो भी सामान इंपोर्ट करता था उसमें से 50% से ज्यादा सामान ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करता था। तो इन दोनों के बीच में क्या हो चुकी थी, ट्रेड मोनोपोली हो चुकी थी। तो हम किसी और से सामान खरीद ही नहीं पाते थे या बेच ही नहीं पाते थे। मोस्टली सामान हमें कहाँ बेचना पड़ता था, ब्रिटेन में ही। तीसरा आता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड तब होती है जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं इम्पोर्ट से, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स, जब आप ज्यादा सामान बेचते हो और इम्पोर्ट कम करते हो। तो ये सिचुएशन तो आज भी हम अचीव नहीं कर पाए। इंडिपेंडेंस के बाद से हम चाहते हैं कि हमारा सरप्लस ट्रेड हो, हम दूसरे कंट्री को सामान ज्यादा बेचें और खरीदे कम, लेकिन आज भी अचीव नहीं कर पाए। लेकिन उस टाइम पर हमने अचीव किया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इम्पोर्ट कम थे। वो अलग बात है कि एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स का हो रहा था और इम्पोर्ट फिनिश गुड का हो रहा था, तो ये नुकसान वाली बात थी, बट स्टिल हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे। दैट मीन्स हमारी कंट्री में इनकम आनी चाहिए थी। लेकिन उसका फायदा भी हमारी कंट्री को नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी बेनिफिट सारा किसको मिला, ब्रिटिशर्स को। हाउ? क्योंकि जो भी पैसा जनरेट हो रहा था उसे ब्रिटिशर्स यूटिलाइज कर रहे थे फॉर द फंडिंग ऑफ वॉर्स। जब भी उन्हें मराठा से, सिख से, किससे भी लड़ाइयां लड़नी थी, तो उसके लिए जो भी पैसा चाहिए होता था वो इसी ट्रेड का जो पैसा आ रहा था उसे यूज करते थे। और दूसरा, अपने ऑफिशियल्स की जो सैलरीज वगैरह जाती थी, उनके यहाँ पे गवर्नर्स हुआ करते थे, गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे, वॉइसरॉय हुआ करते थे। तो इन सारे लोगों को जो भी पैसा जा रहा था वो कहाँ से जाता था, वो इन्हीं पैसों से पे किया जाता था। तो अल्टीमेटली हमारा सरप्लस तो था, एक्सपोर्ट्स वर मोर देन द इम्पोर्ट्स, पर जो भी पैसा रिसीव हो रहा था उसे ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे फॉर देयर ओन पर्पस। तो इसकी वजह से ही हमारी कंट्री का एक्सप्लोटेशन हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ने भी यही कहा था कि इन रीजन की वजह से हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, और यही हमारे फॉरेन ट्रेड के हालात थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। हालांकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, बट इसमें ये जरूर पूछा गया है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ओके, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर आपको दो ही साल याद रखने हैं, पहला 1921 और दूसरा 1951। 1921 में ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि हर 10 साल में सेंसस होता है, ये आपको पता होगा। तो 1901 में जब सेंसस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन की थी, है ना, पहले के कंपैरिजन में पॉपुलेशन गिर गई थी। अगले 10 साल में जब दोबारा सेंसस हुआ तो 1911 में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। फिर 1921 में अगेन हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी। इसका मतलब ये है कि 1921 से पहले कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी, कभी कम होती थी, कभी बढ़ती थी, कभी कम होती थी। ओके, तो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते थे। पर 1921 वो आखिरी साल था जिस साल में हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन की थी। इसके बाद आज तक किसी भी सेंसस में पॉपुलेशन गिरी नहीं है, हमेशा ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो 1901 में रिड्यूस हुई थी, फिर इंक्रीज हुई, फिर रिड्यूस हुई। लेकिन इसके बाद 31, 41, 51 एंड सो ऑन, पॉपुलेशन नेवर रिड्यूस्ड अगेन। इसके बाद आज तक कभी पॉपुलेशन गिरी ही नहीं है। हर 10 साल में जब भी सेंसस होता है तो पिछले सेंसस के कंपैरिजन में हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती है। इसलिए इसे कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इसके पहले पॉपुलेशन कभी गिर रही थी, कभी बढ़ रही थी, कभी गिर रही थी, कभी बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद लगातार बढ़ना शुरू किया और अभी तक कभी गिरी नहीं है वो। ओके, इसलिए इसे कहते हैं क्या, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1951 का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 1921 के बाद से ही पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उतना ज्यादा रेट से नहीं बढ़ रहे थे, कभी 1%, कभी 0.5%, कभी 2%। तो थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ रहा था। लेकिन 1951 के बाद से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी वो एक्सप्लोसिव रेट से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ बढ़ नहीं रही थी, खतरनाक तरीके से बढ़ रही थी, बहुत इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी। कि मतलब इतना पॉपुलेशन तो पिछले 100 सालों में नहीं बढ़ा था जितना यहाँ पे कुछ 10 साल में ही, 10-20 साल में ही पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ से 1921 के बाद से ही पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, बट 51 से एक्सप्लोसिव रेट से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। ओके, तब क्या प्रॉब्लम है अगर पॉपुलेशन बढ़े, क्यों इतना बुरी बात है? क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उन पर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। इमेजिन करिए कि अगर आपके एक घर में अगर 20 लोग रहते हैं तो 20 मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, और अर्न करने वाले सिर्फ आपके पापा हैं। तो वही सारा पैसा कमा रहे हैं, और खर्च किस पे करना है, सारे 20 के 20 मेंबर्स पे।
तो आपके पापा जितना पैसा कमा रहे हैं वो सब इनके राशन में ही खत्म हो जाएगा। इनकी बेसिक जरूरतें, दवा, पानी, खाना या एजुकेशन या बेसिक चीजों पे सारा खर्चा खत्म हो जाएगा। तो आपको कभी मौका मिलेगा ही नहीं कुछ बड़ा करने का, नया घर बनवाना, कार खरीदना, एसी लगवाना, ऐसे बड़े बड़े डेवलपमेंट करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। सिमिलरली जब एक कंट्री में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो उसकी मेंटेनेंस करने पर ही, उसका राशन पानी इकट्ठा करने पे ही सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। दैट मीन्स फिर रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस और मेट्रोस, ऐसे सब कुछ डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कम पड़ जाता है। ओके, तो ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद कभी पॉपुलेशन कम नहीं हुई और 1951 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव रेट से बढ़ी है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो मेंटेनेंस खर्चा बढ़ जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। मे बी आपका 2024 या 23 में ये पूछा गया है। तो हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ऑक्यूपेशन मतलब अपना बिजनेस, कहाँ पे आप अपने आपको इंडल्ज करते हो, कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप पैसा कमाना चाहते हो। तो मेनली हमारी कंट्री में 3 सेक्टर होते हैं। हमारी कंट्री में नहीं, हर जगह पे 3 ही सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब मेनली एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, और टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग ये सारे आते हैं। तो हम बात करें कि इन तीनों सेक्टर में से एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा था? एग्रीकल्चर था। रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम पर हमारी 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। इसके बावजूद कि इसका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो सिर्फ 50% था। मतलब जीडीपी हम जितना पैसा कमा रहे थे उसमें से एग्रीकल्चर से कितना आ रहा था? 50%। लेकिन 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थी। तो कुल मिला के अगर देश में 100 लोग हैं तो उसमें से 72 पीपल एग्रीकल्चर में ही इंडल्ज थे। ये रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर करें अगर बाकी कंट्रीज में। तो बाकी कंट्रीज में अगर हम यूएस और यूके को देखो तो वहां के सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, ज्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं थे। जर्मनी के सिर्फ 4%, लेकिन हमारी कंट्री के 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। सेकेंड, इंडस्ट्री। ये सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, मतलब सर्विस सेक्टर से तो थोड़ा ज्यादा ये काम कर रही थी। कितना था ये? 10% पॉपुलेशन। तो 10% पॉपुलेशन कहाँ पे डिपेंडेंट थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो थोड़ा सिग्निफिकेंस इसका, थोड़ा नहीं काफी, एग्रीकल्चर से तो काफी कम था। कंपेयर करें अगर बाकी कंट्रीज से, तो बाकी कंट्रीज में यूएसए की पॉपुलेशन अगर देखें तो 32% पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट थी, और इंग्लैंड की 42%, और हमारे इंडिया की सिर्फ 10%। तो इंडस्ट्रीज में काफी कम पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट थी, सिर्फ 10%। अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो डेटा बहुत ही कम है। फिर अब बात करते हैं थर्ड, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री। जब आपको दिख रहा हो कि आप जिस काम में इंडल्ज हो, मान लो एग्रीकल्चर में इंडल्ज हो, और वहां से उतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो आपको एग्रीकल्चर को छोड़ के आपको स्विच कर जाना चाहिए टू द अदर सेक्टर, जैसे इंडस्ट्री में या फिर सर्विस सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर करते हुए अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि जितनी इनकम यहाँ से आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, तो इसे छोड़कर आपको कहीं और स्विच कर जाना चाहिए था। लेकिन ये ट्रांजिशन हमारी कंट्री में नहीं आया था, काफी कम ट्रांजिशन देखने के लिए मिला था। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, और बाकी जो 2 सेक्टर थे वो बहुत हाईली तरीके से इग्नोर किए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे इंडिया की जो ग्रोथ थी वो कैसी थी? लोप साइडेड ग्रोथ थी। लोप साइडेड ग्रोथ मतलब आपने अगर सीसॉ देखा होगा तो एक पलड़ा बहुत भारी था, एग्रीकल्चर बहुत भारी था, और ये 2 सेक्टर जो थे वो हवा में चल रहे थे। तो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, कि तीनों सेक्टर सिमिलर तरीके से डेवलप करें। पर ये लोप साइडेड थी, मतलब एक सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था प्राइमरी, और बाकी सेक्टर जो थे वो बिल्कुल हवा में चल रहे थे, तो सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसे कहते हैं लोप साइडेड ग्रोथ। ओके, तो एग्रीकल्चर में 72% पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज में सिर्फ 10, और इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन। जब दिख रहा था कि इनकम नहीं आ रही है तो ट्रांजिशन आना चाहिए था, पर वो नहीं आया। फिर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक 3 साल तक पेपर सही तरीके से बने हैं तो तीनों साल में लगभग हर एक सेट में, मतलब हर एक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया ही आया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी ये आएगा। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, क्या हमारे फायदे के लिए किया था? नो। किसके फायदे के लिए किया था? उनके ही फायदे के लिए किया था। तो क्या क्या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो उन्होंने डेवलप किए थे, और उसका फायदा किसे हुआ था और कैसे हुआ था, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे उन्होंने सिर्फ 4 ही चीजें हमारे यहाँ पे डेवलप की थी, पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स और पोस्ट एंड टेलीग्राफ। याद भी कैसे रखेंगे, एज्यूम ये हमारा इंडिया है, साउथ इंडिया है, और यहाँ पे था कहीं ब्रिटेन। ओके, अब ब्रिटेन को क्या चाहिए था कि वो हमारे यहाँ पे सामान एक्सपोर्ट करे और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करके लेकर जाए। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ से सोचे तो हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि अपना सामान यहाँ बेचे और यहाँ से सामान खरीद के ले जाए। उसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में कोई जमीन तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, समुद्र है। तो इनका सामान जब यहाँ तक आएगा तो शिप के थ्रू आएगा, और शिप के थ्रू जब यहाँ पे सामान आया है तो यहाँ पे लोड अनलोड करवाने के लिए क्या होना चाहिए, पोर्ट होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले क्या डेवलप करवाया, पोर्ट डेवलप करवाया ना। पोर्ट अगर यहाँ पे डेवलप हो भी गया तो जो सारा सामान है वो कहाँ पे उतरेगा, वही डॉक पर उतरेगा। अब वहां से अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में या स्टेट्स में सामान कैसे पहुंचेगा, थ्रू द रेलवेज। अब रेलवेज का यूज करके उसे अलग अलग एरियाज में पहुंचाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुंबई पोर्ट में आया था तो उसे एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, असम, मणिपुर, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में उसे पहुंचाया जाएगा ना। रेलवे स्टेशन की आपके घर तक आता है नहीं, जो रेलवेज है वो कहाँ आएंगी, अपने स्टेशन तक आएंगी। सो वहां से फिर सामान आपके गोडाउन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, रोडवेज। तो तीसरी चीज क्या डेवलप की उन्होंने, रोडवेज। अभी वो हम पर जो रूल कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, ब्रिटेन से। इतनी दूर से, इतनी बड़ी इंडिया पर रूल कर पाना इतना आसान काम नहीं है। अगर यहाँ के लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, प्रोटेस्ट कर लिया, तो उसके बारे में कम्युनिकेशन तो पहुंचानी पड़ेगी ना। तो कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या डेवलप किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ओके, तो पोर्ट्स को क्यों डेवलप किया, ताकि वो इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। तो जो भी सामान है इंडिया से वो एक्सपोर्ट कर सके और इंडिया में ब्रिटेन का सामान इंपोर्ट कर सके, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोर्ट्स। फिर आता है रेलवेज। रेलवेज कब बनाए गए थे, तो 1850 में पहली जो ट्रेन चली थी वो बॉम्बे से थाने तक चली थी। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारे इंटीरियर, इंडिया के जो इंटीरियर एरियाज है, अंदर के एरियाज हैं, वहां के भी रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन को मिल सके और वहां पर भी वो फिनिश गुड बेच पाए। लेकिन पहले क्या आता था, जैसे ये इंडिया है, जब रेलवेज नहीं थे तो जब सामान ब्रिटेन से आता था वो यहाँ पोर्ट पे आया। अब क्योंकि वहां पे रेलवेज तो है नहीं, तो बैलगाड़ी चल रही है, तो बैलगाड़ी वो सामान कहाँ तक ही पहुंचा पाएगी, तो ये आसपास के एरियाज तक ही वो सामान पहुंचा पाती थी। तो एमपी, यूपी, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक ये सामान कभी पहुंच ही नहीं पाता था। तो यहाँ पे जो सामान बिकता था वो हमारा खुद का इंडिया का सामान हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब उनको रियलाइज हुआ कि यार सिर्फ हम कुछ एरियाज में सामान बेच पा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स भी बस यही यही कुछ आसपास के एरिया से ही मंगवा पा रहे हैं, क्योंकि रेलगाड़ी जो बैलगाड़ी है वो कितना ही दूर तक जाएगी। तो उन्होंने फिर क्या डेवलप किया, रेलवेज डेवलप किया। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के जो इंटीरियर एरिया से अंदर तक के जो एरियाज है वहां के भी रॉ मटेरियल्स इनको मिलने लगे और वहां पर भी वो अपने फिनिश गुड को बेचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर आता है रोड्स। रोड्स को इसलिए बनाया गया ताकि वो इंडिया में कनेक्टिविटी को बना सके। कनेक्टिविटी मतलब अलग अलग एरियाज आपस में कनेक्टेड रह सके, तो जो आपका सामान है वो आपकी इंटीरियर तक आ सके, आपके गोडाउन तक पहुंच सके। इसलिए उन्होंने रोड्स को डेवलप किया था। और कुछ ऐसे रोड्स भी डेवलप करने करने का उन्होंने ट्राई किया था जो कि ऑल सीजन रोड्स हो, पर वो फेल हो चुके थे। ऑल सीजन रोड्स का क्या मतलब कि होता है, पक्के रोड होना, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, वो रोड एक्सेसिबल हो। लेकिन वो बना नहीं पाए, तो उनके उस टाइम पे जो रोड बने थे वो कच्चे रोड थे, मतलब मिट्टी के बस ऐसे रोड थे, कच्चा रोड बना हुआ था। तो नॉर्मली समर टाइम पे तो आप उससे ट्रेवल कर पाते थे, पर जैसे ही बारिश होगी वहां पे पूरा गड्ढा पूरा भर भर जाएगा, तो फिर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो ऑल सीजन रोड वो नहीं बना पाए थे। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इतने दूर से एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्हें क्या जरूरत थी, कम्युनिकेशन मेंटेन करने की। इसके लिए क्या बना, लॉ एंड ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो 4 ही इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किए थे और उसका फायदा भी सिर्फ ब्रिटेन को ही हुआ था, हमारे लिए उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया था। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि चैप्टर नंबर 1 से पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा ये कुछ लिस्ट है क्वेश्चंस की जो उन्होंने अभी तक नहीं पूछा है, बट इसमें से कुछ कुछ के आने के चांसेस अभी है। तो वो एट लास्ट सारे चैप्टर्स के वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अब तक नहीं पूछे जा चुके हैं पर पूछने के चांसेस हैं, उसे हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम जो 5 वीडियोस बनाएंगे उसमें 8 वीडियोस बनाएंगे, उसमें हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज कवर होंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसमें कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी कमियां दिख रही हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।